साल 1943 का वक्त था। वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल अपनी पीक पर था। हर रोज अमेरिका और यूके के फाइटर प्लेन्स जर्मनी पर बॉम्ब गिराने निकलते थे, पर आसमान से सिर्फ आधे प्लेन्स ही वापस लौट पाते थे। हर प्लेन में लगभग 10 लोग होते थे। और सोचकर देखिए, हर रोज सैकड़ों परिवारों के घर मौत की खबर आ रही थी। यूएस मिलिट्री पूरी तरह घबरा चुकी थी। तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया। उन्होंने डिसाइड किया कि जो प्लेन्स वापस लौट रहे हैं उन्हें क्लोजली स्टडी किया जाए। जब डेटा देखा तो पता चला कि सबसे ज्यादा बुलेट होल्स प्लेन्स के विंग्स और बॉडी पर थे। तो मिलिट्री जनरल्स ने एक बड़ा ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला कि जहां सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं, ठीक वहीं पर हैवी आर्मर लगा दिया जाए। सुनकर बिल्कुल लॉजिकल और डेटा ड्रिवन लगता है ना? पर तभी इस मीटिंग में एंट्री होती है एब्राहम वॉल्ड की, जो जर्मनी से बचकर आए एक रेफ्यूजी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मिलिट्री का पूरा लॉजिक बस एक लाइन में पलट दिया। उन्होंने कहा, लोग बिल्कुल गलत प्लेन्स को देख रहे हैं। वॉल्ड ने समझाया कि ये जो बुलेट होल्स हमें दिख रहे हैं, ये तो वो गोलियां हैं जो प्लेन झेल गया और सेफली वापस आ गया। असली खतरा वहां है जहां होल्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जिन प्लेन्स को इंजन पर गोली लगी वो तो वहीं क्रैश हो गए और कभी लौटकर आए ही नहीं। इसलिए आर्मर विंग्स पर नहीं, इंजन्स पर लगना चाहिए। और इस एक अकेले ब्रिलियंट डिसीजन ने आगे चलकर हजारों पायलट्स की जान बचा ली। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस, यानी एक ऐसा मेंटल ट्रैप जिसमें हम सिर्फ उन लोगों या चीजों पर फोकस करते हैं जो सिलेक्ट हो गए या सरवाइव कर गए, और उन्हें पूरी तरह भूल जाते हैं जो फेल हो गए। और सच्चाई यह है दोस्तों कि आज सोसाइटी भी एग्जैक्टली यही गलती कर रही है। किसी भी सक्सेसफुल बिलियनर, बड़ी पर्सनालिटी या टॉपर को देख लीजिए, हम सब उनकी सुबह 5 बजे वाली रूटीन्स कॉपी करने लगते हैं, ये सोचकर कि बस हार्डवर्क और डिसिप्लिन से वहां पहुंचा जा सकता है। पर असलियत में हम भी उन मिलिट्री जनरल्स की तरह सिर्फ लौट कर आने वाले सर्वाइविंग प्लेन्स को देख रहे हैं। हर एक चमकती हुई सक्सेस स्टोरी के पीछे हजारों ऐसी इनविजिबल कहानियां होती हैं जिन्होंने उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मेहनत की, पर वो फेल हो गए और कभी सामने ही नहीं आए। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी एवरेज लाइफ मैट्रिक्स को तोड़ने का एक डेफिनेटिव रोड मैप डिकोड करेंगे। शुरुआत द सर्वाइवरशिप बायस ट्रैप से करेंगे, फिर विल पावर के इस बड़े मिथ को समझेंगे। उसके बाद सक्सेस इंजीनियरिंग के 3 क्रूशियल गेट्स, परसेप्शन, स्किल स्टैकिंग और द सिग्नल लूप से गुजरेंगे, और आखिर में रिवील करेंगे द अल्टीमेट मल्टीप्लायर। चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द सर्वाइवरशिप ट्रैप। आज की सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने मान लिया है कि सक्सेस बस रॉ विल पावर और मेहनत का खेल है। पर जरा इस कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट साइड वाला रनर एक बेहतरीन स्मूथ सिंथेटिक रेस ट्रैक पर दौड़ रहा है, और राइट साइड वाला रनर घुटनों तक कीचड़ में धंसा हुआ है। अब ये कीचड़ वाला रनर चाहे अपना 200% लगा दे, कितनी भी मेहनत कर ले, उसके हारने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में सिस्टम का फ्रिक्शन ही इतना ज्यादा है। ये बिल्कुल भी मोटिवेशन या मेहनत की कमी नहीं है, ये लिटरली बेसिक फिजिक्स है। पर दुनिया को एंड में क्या दिखता है? सिर्फ रेस जीतने वाला विनर। इसलिए जब हमें लगता है कि शायद मेहनत में कोई कमी रह गई, तो हो सकता है कि असली गेम यानी एनवायरनमेंट पहले से ही हमारे खिलाफ सेट हो। जो हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर लाता है, विल पावर इज अ मिथ, इच्छा शक्ति का भ्रम। 1972 के उस फेमस स्टैनफोर्ड मार्शमेलो टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने पूरी दुनिया को कन्विंस कर दिया था कि अगर एक बच्चा दूसरे मार्शमेलो के आने तक रुक सकता है, यानी डिसिप्लिन दिखा सकता है, तो वो पक्का सक्सेसफुल होगा। दुनिया को लगा विल पावर ही सब कुछ है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2018 में। एनवाईयू के रिसर्चर टाइलर वॉट्स ने इस टेस्ट को रेप्लिकेट किया और रिजल्ट्स बिल्कुल उल्टे थे। पता चला कि जो बच्चे वेट कर रहे थे वो किसी विल पावर की वजह से नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें अपने एनवायरनमेंट और फ्यूचर पर ट्रस्ट था। अमीर और स्टेबल घर के बच्चों को बचपन से पता था कि वेट करने पर उन्हें उनका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, पर एक अनस्टेबल गरीब एनवायरनमेंट के बच्चों का दिमाग ये सीख चुका था कि जो सामने है अभी ले लो, क्या पता कल कुछ मिले या ना मिले। यानी डिसिप्लिन हवा से नहीं आता, वो एक स्टेबल एनवायरनमेंट का बाय प्रोडक्ट होता है। और इस रियलिटी को और भी शॉकिंग तरीके से प्रेजेंट करता है राज चेटी का 2017 का ये मैसिव डेटा। उन्होंने साफ दिखाया कि एक अमीर घर का बिलो एवरेज मैथ्स वाला बच्चा एक गरीब घर के टॉप 5% इंटेलिजेंट बच्चे से ज्यादा सक्सेसफुल बनने के चांसेस रखता है। ये स्टैट एक्चुअली डला देने वाला है, क्योंकि ये बताता है कि किसी इंसान का एनवायरनमेंट और उनका पिन कोड उनके रॉ टैलेंट से कहीं ज्यादा एक्यूरेटली उनकी सक्सेस को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अगर सिस्टम इतना ही अनफेयर है, तो इससे लड़ने का तरीका क्या है? यहाँ खुलता है गेट 1, अनलॉकिंग परसेप्शन, अपना नजरिया ठीक करना। सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग को ठीक करना कि वो रियलिटी को देखता कैसे है। 1970 में MIT के न्यूरो साइंटिस्ट्स ने एक बड़ा ही आई ओपनिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ किटन्स यानी बिल्लियों को बचपन से ऐसे अंधेरे माहौल में रखा जहां उन्हें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइनें दिखती थीं। अब हुआ क्या, जब वो बड़ी हुई तो उनका दिमाग वर्टिकल लाइंस देखना या प्रोसेस करना सीख ही नहीं पाया। उनके दिमाग के वो कनेक्शन बने ही नहीं। रिजल्ट, वो बिल्कुल अंधों की तरह बार बार टेबल के पैरों से टकराती रहती थी। इंसान का दिमाग भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है दोस्तों।
अगर एक दिमाग को बचपन से सिर्फ स्कैर्सिटी, पैसों का डर और फेलियर के स्ट्रेस पर ट्रेन किया गया है, तो उसके सामने जब हाई लेवल सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो दिमाग उन्हें देख ही नहीं पाएगा, वो ब्लाइंड हो जाएगा। इस मेंटल ब्लाइंड स्पॉट को फिक्स करने के लिए सबसे पहले विंडशील्ड को साफ करना पड़ेगा, यानी फोकस। यूसी अर्वाइन की एक लेटेस्ट रिसर्च बताती है कि एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन आजकल गिर के सिर्फ 47 सेकंड्स रह गया है। सीरियसली, बस 47 सेकंड्स। अब सोचिए, जिस दिमाग का फोकस 47 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता, वो 1 साल या 10 साल का सक्सेस रोड मैप कैसे देखेगा? नामुमकिन है। इसलिए इस मेंटल क्लटर को रूथलेसली डिलीट करना पड़ता है। और फोकस ठीक करने के साथ साथ बायोलॉजिकल हार्डवेयर का ध्यान रखना उससे भी बड़ा फैक्टर है। यूसी बर्कली की स्लीप रिसर्च का ये डेटा पॉइंट काफी चौंकाने वाला है। अगर कोई इंसान लगातार 10 दिन तक सिर्फ 6 घंटे सोता है तो उसके दिमाग की कैपेबिलिटी एक नशे में धूत लीगली ड्रंक इंसान जैसी हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में चाहे कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर दिमाग हैंडीकैप बनकर चल रहा है तो स्मार्ट और शार्प कंपटीशन को बीट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जब परसेप्शन क्लियर हो जाए तब बारी आती है एफर्ट अप्लाई करने की। ये है गेट टू स्किल स्टैकिंग। देखिए, ह्यूमन एफर्ट दुनिया में 2 तरह से अप्लाई होता है। पहला है लीनियर सिस्टम, जिसमें 12 घंटे काम किया तो ठीक 12 घंटे की सैलरी मिली। ये फिजिकली लिमिटेड होता है और यही सबसे बड़ा मिडिल क्लास ट्रैप है जिसमें लोग फंसे रह जाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हाइपर सक्सेसफुल लोग जो एक्सपोनेंशियल सिस्टम में खेलते हैं। यहाँ रिजल्ट्स फिजिकल टाइम पर नहीं बल्कि इम्पैक्ट और मल्टीप्लायर्स पर डिपेंड करते हैं। इस सिस्टम में इंसान घड़ी की कैद से बिल्कुल आजाद हो जाता है। पर इस एक्सपोनेंशियल सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल चीट कोड समझना जरूरी है, 0.0039%। ये एक हिडन लॉ है। देखिए, किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल में दुनिया का टॉप 1% बनना लगभग नामुमकिन जैसा है, लेकिन 4 कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स में टॉप 25% आना ये टोटली अचीवेबल है। और मैथमेटिक्स कहती है कि जब कोई इन 4 स्किल्स को स्टैक करता है तो वो ऑटोमेटिकली 0.0039% की रेयरिटी ब्रैकेट में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को डेटा एनालिसिस आता है, अच्छी कम्युनिकेशन आती है और बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, तो इन्हें अलग अलग देखें तो शायद नॉर्मल लगे, पर इनको एक साथ मिलाने पर वही इंसान एक हाईली पेड इररिप्लेसेबल एसेट बन जाता है। ये रेयर स्टैक ही असली वैल्यू क्रिएट करता है। अब रेयर स्किल स्टैक तो बन गया, लेकिन दुनिया को पता कैसे चलेगा? उसके लिए एंटर करते हैं गेट 3 में, द सिग्नल लूप। टैलेंट चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, अगर वो किसी बंद कमरे में है तो कंप्लीटली अनरिवॉर्डेड जाएगा। उस टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक सिग्नल क्रिएट करना होता है, और ये होता है इस 4 स्टेप एवोल्यूशन लूप के थ्रू। स्टेप 1, एक्शन लेना और काम को विजिबल बनाना। स्टेप 2, रियलिटी से जो फीडबैक मिले उससे क्वाइटली कलेक्ट करना। स्टेप 3, उस फीडबैक के बेस पर एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करना। और स्टेप 4, उस नए अपग्रेड को आगे इंप्लीमेंट करना। अक्सर लोग स्टेप 1 के बाद ही हार मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में दुनिया बिल्कुल इग्नोर करती है, पर जो इस फीडबैक लूप पर लगातार बना रहता है उसका एक छोटा सा इनिशियल काम आगे चलकर मैसिव विजिबिलिटी ट्रिगर कर देता है। और जब ये सिग्नल लूप घूमना शुरू होता है तब नेटवर्क फिजिक्स का एक कमाल का रूल किक इन करता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रेफरेंशियल अटैचमेंट। सिंपल भाषा में, अगर किसी के पास 1000 फॉलोअर्स हैं तो ग्रोथ स्पीड एक सर्टेन एक्स रेट पर होगी, पर जैसे ही वो 10,000 पहुंचती है, ग्रोथ स्पीड डायरेक्टली एक्स स्क्वायर हो जाती है। विजिबिलिटी वक्त के साथ ऐसे कंपाउंड होती है कि आपका पुराना काम अपने आप आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और नया काम खींच कर लाने लगता है। ये एक अनस्टॉपेबल फ्लाईव्हील बन जाता है। तो सिग्नल्स भी ठीक हो गए और स्किल्स भी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट पर, द अल्टीमेट सक्सेस मल्टीप्लायर। हार्वर्ड ग्रांट स्टडी, जो लगभग 80 साल तक 268 लोगों पर चली, एक बिल्कुल ही अलग सच सामने लेकर आती है। उनका डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि ओवरऑल सक्सेस और खुशी को प्रिडिक्ट करने वाला सबसे बड़ा सिंगल फैक्टर करियर, इंटेलिजेंस या वेल्थ नहीं था। वो फैक्टर था एक स्टेबल लाइफ पार्टनर का होना। एक हेल्दी और स्टेबल पार्टनर होना सिर्फ इमोशनल सपोर्ट का सोर्स नहीं होता, वो एक्चुअल में एक ऐसा सॉलिड इकोनॉमिक और मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जो बेसलाइन के मुकाबले सक्सेस और इनकम रेट को मैसिवली लगभग 60% तक बूस्ट कर देगा है। ये किसी भी स्किल स्टैक को कंप्लीटली एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें और पूरे एनालिसिस को समराइज करें तो लेसन बस एक है, लाइफ इज नॉट अ गेम ऑफ मोटिवेशन, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड फिजिक्स। दुनिया को लगता है कि सक्सेस किसी फिल्मी बिग ब्रेक या किसी मोटिवेशनल कोट से मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में अचानक मिलने वाला मिरेकल्स बहुत फ्रैजाइल होता है। असली सफलता उन छोटे छोटे एक्सपोनेंशियल कर्व्स, फीडबैक लूप्स और सिस्टमैटिक स्किल स्टैक्स को बिल्ड करने में छुपी है। सक्सेस कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये एक साइंस है और इसको सिस्टमैटिकली इंजीनियर किया जाता है। तो स्क्रीन पर दिए गए इस फाइनल सवाल पर एक सेकंड रुकिए और सोचिए, क्या हम हमेशा इस एवरेज मैट्रिक्स के रूल्स में फंसकर अपनी किस्मत और फ्रजाइल लक पर डिपेंड रहेंगे, या फिर
अब वक्त आ गया है कि अपने एडवांटेज और अपनी सक्सेस को हम खुद सिस्टमैटिकली इंजीनियर करें। जब हमें गेम के मैकेनिक्स समझ आने लगते हैं तो रूल्स अपने हिसाब से शेप किए जा सकते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से रियलिटी को देखने का एक टोटली नया और पावरफुल लेंस जरूर मिला होगा, क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर निकलने का पहला कदम ही ये देखना है कि मैट्रिक्स एक्चुअली है कहाँ।